जानिए आज हमारे साथ कौन है जनाब। हमारे जम्मू कश्मीर के चहीते कलाकार रैपर। आपने हसल 3.0 में ना जो इनकी हसल देखी ना जनाब, बादशाह जी के फेवरेट हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम भी मिले। इतने प्यारे प्यारे रैप गाए इन्होंने, खास तौर पर गर्व महसूस होता है जब कोई जम्मू कश्मीर का लड़का लड़की या होनहार कलाकार जो है ना वहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर लेता है। JK02 आपने सुना होगा। मेरे खून में भरा JK02 है, जुनून में भरा JK02। मेरी इस जर्नी को एटलीस्ट 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में कभी ज़्यादा ये नहीं सोचा कि कहीं पहुंच जाएंगे। बस कुछ सालों तक तो हम कर ही रहे थे, 10 साल तक तो आप लगा लो, बस हमें करना था तो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जब 10 साल हो गए कि लगा कि नहीं कुछ तो बनना चाहिए इसमें। जब करियर का और वो सबका हमारे सर पे आ गया ना कि घर वाले बोलने लगे कि कुछ करो, कुछ तो करो। मैंने कहा यार जो भी होगा इस फील्ड के अराउंड ही होगा, करेंगे कुछ ना कुछ। देखिए प्रेशर तो बहुत था। एक तो मेरे को ये प्रेशर था कि मैं जम्मू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जहां तक मेरी नॉलेज थी लोगों को जम्मू के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सैडली पता नहीं क्यों कि उनको जब भी मैं जम्मू बोलता हूँ उनको कश्मीर या तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मुझे जम्मू रिप्रेजेंट करना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर को बहुत लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हर जगह कर रहे हैं अभी भी। इसलिए JK02 मेरा ट्रैक जो मैंने किया था कि स्पेसिफिकली उनको पता चले कि ये JK02 है, मतलब जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जानिए आज हमारे साथ कौन है जनाब। हमारे जम्मू कश्मीर के चहीते कलाकार रैपर। आपने हसल 3.0 में ना जो इनकी हसल देखी ना जनाब, बादशाह जी के फेवरेट हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे नाम भी मिले। इतने प्यारे प्यारे रैप गाए इन्होंने, खास तौर पर गर्व महसूस होता है जब कोई जम्मू कश्मीर का लड़का लड़की या होनहार कलाकार जो है ना वहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर लेता है। JK02 आपने सुना होगा। शैन भी मुझे देखो आते ही ना गूज़बम्स शुरू हो चुकी हैं। आपके साथ बैठा हूँ उसकी दो वजह हैं। हाँ। एक तो आपके साथ बैठना, ऊपर से AC आपका बड़ा स्ट्रांग है। तो शैन भी ये कितने सालों से आप ये तलाश रहे थे कि मैं उस बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंची और एक बड़ी आवाज़ बनूं, और वहां जाकर भी आप JK02 नहीं बोले? अगर मैं आपको सबसे पहले तो शुक्रिया मेरा आज इंटरव्यू लेने के लिए और मेरी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरी इस जर्नी को एटलीस्ट 14 साल हो चुके हैं और 14 साल में कभी ज़्यादा ये नहीं सोचा कि कहीं पहुंच जाएंगे। बस कुछ सालों तक तो हम कर ही रहे थे, 10 साल तक तो आप लगा लो, बस हमें करना था तो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जब 10 साल हो गए कि लगा कि नहीं कुछ तो बनना चाहिए इसमें। जब करियर का और वो सबका हमारे सर पे आ गया ना कि घर वाले बोलने लगे कि कुछ करो, कुछ तो करो। मैंने कहा यार जो भी होगा इस फील्ड के अराउंड ही होगा, करेंगे कुछ ना कुछ। तो फिर कहते हैं ना वो मेहनत की हुई कभी जाया जाती नहीं है। तो जो इतने साल की मेहनत थी और एक दिन ऐसा आया कि कॉल आया मुझे और फिर इंटरव्यू मतलब जो उनका ऑडिशन प्रोसेस होती है तो वो किया, एक क्लियर किया, सेकंड थर्ड फोर्थ 5-6 ऑडिशंस जो है क्लियर करने के बाद वहां पहुंचने से पहले आप 5-6 ऑडिशंस ऑनलाइन दे चुके थे? बिल्कुल 5 ऑडिशंस एटलीस्ट ऑनलाइन में दे चुका था। फिर एक दिल्ली में ऑडिशन दिया, उसके बाद फाइनल बॉम्बे में। हसल 2.0 भी आपने देखा। काफी ज्यादा सॉन्ग वहां पर, पैराडॉक्स काफी फेमस रहा, बदमाश छोरा हमने सॉन्ग सुना काफी ज्यादा। लेकिन हसल 2.0 के बाद जब 3.0 आया ना, लोग क्या करते हैं कंपैरिजन बड़ी जल्दी करते हैं। क्या ये चीजें उस समय वहां पर शो में माइंड में थी कि देखिए पहले पैराडॉक्स जो जगह बना के गया फिर या फिर लंबरदार जो बनाकर गया हुआ है, ये चीजें कहीं ना कहीं लोग कंपैरिजन में हावीनेस कुछ आ रहा था दिमाग में? बिल्कुल, और ये होगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा। जब आगे भी अगर आप कोई और भी फेमस, मैं नाम नहीं लूंगा ऐसे, आप टीवी शोज, रियलिटी शोज का आप ले लीजिए जो सिंगिंग बेस्ड थे, उनके पहले 2-3 सीजन्स जो थे वो बहुत सही बूम किए और आपको इनफैक्ट उनके विनर्स के नाम भी याद होंगे। मैं वही कह रहा हूं, देखो फर्स्ट का अगर मैं कहूं, सबको पता है अभिजीत सावंत इंडियन आइडल का पहला है, लेकिन सेकंड कौन है नो वन नोन्स। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो बेहतरीन सिंगर है, काम ज्यादा इंडस्ट्री में मिल रहा होगा, लेकिन वो एक दिमाग में जगह बना जाते हैं। और क्या इस चीज का प्रेशर किस तरह हैंडल करते थे? देखिए प्रेशर तो बहुत था। एक तो मेरे को ये प्रेशर था कि मैं जम्मू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जहां तक मेरी नॉलेज थी लोगों को जम्मू के बारे में ज्यादा पता नहीं है। सैडली पता नहीं क्यों कि उनको जब भी मैं जम्मू बोलता हूँ उनको कश्मीर या तो वो मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मुझे जम्मू रिप्रेजेंट करना जरूरी है, क्योंकि कश्मीर को बहुत लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं और हर जगह कर रहे हैं अभी भी। इसलिए JK02 मेरा ट्रैक जो मैंने किया था कि स्पेसिफिकली उनको पता चले कि ये JK02 है, मतलब जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेशर तो रहेगा ही। और विद इन आप कह रहे हो कि बाद में क्या पहले क्या, विद इन वहां पर जब कंपटीशन में थे कंपैरिजंस हो रहे थे। मैं आपको बताऊं कि शैन भी
मैं जैसे एज उस शो का एक मतलब व्यूअर भी हूँ, मुझे पसंद है वो शो, कंटिन्यू देख रहा था। और जैसे जैसे शैन भी कभी डेंजर जोन से बाहर आए, हमारी पूरी फैमिली जो खास तौर पे जम्मू कश्मीर में जितने लोग आपको प्यार करते हैं उसके बाहर भी हम कह रहे थे बस हमें मालूम है आखिरकार क्यों वहाँ के जजेस को लगता था कि शैन बी को यहाँ से भेजेंगे हम और वहाँ से बाहर आ जाएगा। वो उनको तो कॉन्फिडेंस था, खुद पर भी आपको होगा, लेकिन कभी दिल से बात करते थे यार मुझे डेंजर जोन में ही खेलने के लिए भेज देते हैं, इनको विश्वास है कि हाँ मैं बाहर आ जाऊंगा, किस दिन अगर डामाडोल हो गया तो। हाँ, बिल्कुल। और ये उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी था और मैं नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो एक ऐसी प्रोसेस है, आप नहीं बता सकते कि मैं एक हर एक कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए गया था। मैं हैप्पी हिप हॉप लेके गया था, पुराना जो हिप हॉप होता था हमारा 90s वाला, मैं वो लेके गया था। वो मेरी जो कहते हैं ना, वो मेरा की पॉइंट था। कोई मॉडर्न हिप हॉप लेके आया था, कोई बॉलीवुड हिप हॉप लेके आया था, तो मैं वो वाला हिप हॉप लेके, जब वहां पर मैंने कदम रखा ना, मैंने कहा भाई इधर हैप्पी हिप हॉप की जगह नहीं है, इधर सीधे लड़ाई की जगह है। तो वो क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस था, वो सब स्किल सेट था, लेकिन वो मैं छोड़ चुका था। लेकिन उस स्टेज पे जाके मुझे उसको ना कहते हैं अंदर का वापस जगाना पड़ा। हालांकि हसल की टीम को भी नहीं पता था कि मैं मतलब बैटल रैप या फिर जो भी है मैं कर सकता हूँ, मतलब एक कॉम्पिटिटिव रैप जिसको हम कहते हैं कर सकता हूँ। वो तो वहां जाके डिस्कवर हुआ और उनको पता चला। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट में जाते ही डेंजर जोन में जाके फिर वापस आ जाऊंगा। फिर मेरा माइंडसेट भी चेंज हुआ। मैंने कहा हल्के में नहीं ले सकते। मैंने कहा मेलोडी अभी दूर रखो, मतलब कैची गाने दूर रखो, मुझे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव गाने करने हैं जो मेरी जगह बना के रखेंगे। और आप देखिए किस तरह लड़ के, मुझे लगता है मेरे जितना उस शो में किसी ने नहीं लड़ा होगा। इसमें बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप जिस तरह आपने कहा भी मैं एक अलग तरीके से एक अलग जोन में रैप कर रहा था जो बाकी लोग ट्राई करने की सोच भी नहीं रहे थे, सेम टाइम पे रिस्की भी तो था ना। आई मीन उनके हिसाब से जो समझा, वहां पर बैठे जजेस ने समझा, उन्होंने कहा वाह यार ऐसा भी होता है रैप, हम तो किसी और रैप को रैप समझते, लेकिन इस तरह का रैप, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे। देखिए प्लान मुझे लगता है बाकी लोगों के दिमाग में फिर भी शायद टेम्पलेट्स होंगी, जैसे पैराडॉक्स का था कि उसने ऐसे किया था तो हमें भी शायद ऐसे करना चाहिए, या किसी और का, लंबड़दार का, वो तो अमेजिंग आर्टिस्ट दोनों, कि उनका टेम्पलेट होगा, उन्होंने ये किया था इस एपिसोड में। मैं कुछ नहीं लेके गया था। और आप मुझे बताओ, हम कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है। जब आप स्क्रैच से कोई चीज शुरू करे और आपके दिमाग में कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, वैसा काम अभी हुआ नहीं है, मतलब जैसे, तो रिस्क तो है। तो हर एपिसोड में सीख रहा था। मेरी कोई फैन फॉलोइंग ऐसे बड़ी नहीं थी कि जैसे आपने फैन फॉलोइंग बनाई है वहां पहुंच के, वो अचानक से ग्रो की है। वही जब मैं फर्स्ट जो कुछ एपिसोड्स हुए और मुझे पता चला कि मैं वन ऑफ द लीस्ट वोटेड लोगों में था, तो मेरा दिल टूटने लगा थोड़ा थोड़ा, कि मुझे लगा कि क्यों मेरा जो शहर है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। पर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं कर रहा था, उन तक बात नहीं पहुंच रही थी उतनी जल्दी जितनी जल्दी हमें वोट्स की जरूरत थी। फिर जब सपोर्ट आया, और मुझे लगता है वोट से ज्यादा सपोर्ट दिलों में था लोग। मैं अभी परसों की आपको बात बताता हूँ। मैं जा रहा था ट्रांसपोर्ट नगर से, तो एक वर्कर थे गैस वाले, कोई वो स्कूटर पे जा रहे थे, पीछे किसी ने गैस पकड़ा था और आगे कोई चला रहा था, नॉर्मल लोग, ठीक है। और मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं अपने ख्यालों में मस्त था, सोच रहा था क्या चल रहा है जिंदगी में, जो हर एक आर्टिस्ट सोचता है। और अचानक से वो मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, शनबी मेरे खून में भरा जेके 0, कसम से। मैंने कहा अगर इन लोगों तक भी गाना पहुंच रहा है ना, असली जीत वही है। तो वही फिर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बोला, गोली मारो वोटों को, गोली मारो सब चीजों को, लड़ना है और आगे बढ़ना है बस। चलो जेके 02 हम सबका फेवरेट भी है, तो उसके दो बोल ना सुने तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। मेरे खून में भरा जेके 02 है, जुनून में भरा जेके 02, बिन बात बसड़ हट पीछे हूँ मैं शान से खड़ा यहाँ, रबल फॉर अ कॉज, मैं ना करूँ पॉज, जब भी करूँ प्ले लाइक अ बॉस, आई डोंट वांना टॉक, पहले करो प्रे टू द लॉर्ड। ओ माय गॉश लॉर्ड बोले वी गॉट द जूस, में बना इनका सिनेगॉग, तू कैमियो वाला स्टैन ली, मैं कुब्रिक, अब एक्सक्लूसिव, देरी टू गेट एक्सक्लूसिव, तू बेटा कर नहीं पाएगा जैसे मैंने किया, कस तू एपी दिलों की बंदी, you've got excuses। क्या बात है शनी। बट मुझे एक चीज, मैं एज ए व्यूअर सॉरी टू से, हसल 3.0 का मैं मतलब पूरा सीजन मैंने देखा है, 2.0 भी देखा है, लेकिन मुझे पर्सनली दिल से ऐसा लगा एज ए व्यूअर कि जो विनर इस बार आया है उनसे कहीं और भी डिजर्व करते थे। ये वोटिंग का गेम हुआ या क्या हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं जो विनर आया वो अच्छा गाता नहीं, उनके पास रैप अच्छा नहीं है, वो जो भी वहाँ पर पहुँचे हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन जब एक तरफ आपको मुंबई की मतलब एक रैपर दिख रहा है जो अलग अंदाज में गा रहा है, बदमाशों वाले गाने उस तरह का रैप है, एक तरफ आपको दूसरा दिख रहा है
उसमें एक स्मूथ सा सिंगर पतली गली से जो एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बाहर हो जाएगा शो से, अचानक से विनर बन के सामने आता है, तो लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं या क्या है, ये माइंड में आएगा ऑब्वियसली बात है। तो किस तरह वहाँ का माहौल रहता है? देखिए, एज कंटेस्टेंट्स हमें कभी पता नहीं चलता है कि Okay. बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम बस उस सिचुएशन में होते हैं, हमें बस पता है ये होने वाला है। हमें ये भी नहीं कई बार पता होता था शूट कब है, Right. सैटरडे होनी है, संडे। हम एक रात पहले बोलते थे अगले दिन शूट है, ठीक है। और हर गाना प्रिपेयर करने के लिए 4 या 5 दिन और होते आपको हैं। ये भी नहीं पता था कि क्या पता कि अगले कल को हम इस शो में है कि नहीं, ये भी नहीं पता। कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बहुत तगड़ा प्रिपेयर्ड हो सकता है, लेकिन स्टेज पे जाके वर्ड स्लिप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस गया। वहां पर तो फिर कोई भी कुछ नहीं, कोई स्क्रिप्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। आपसे गलती हो गई। क्या वो स्टेज में जो परफॉर्मेंस होती है वो हाँ। एब्सोल्युटली वन टेक होती है हाँ। या कोई सेकंड चांस मिलता है? जो दिखाया जाता है क्या वैसा ही होता है सेम? 100% जो होता है वहां पर बिल्कुल गलती हुई तो हुई। गलती हुई तो हुआ है, सब लोगों के साथ हुआ है। थोड़ी थोड़ी मुझसे भूल चूक हो गई और भी लोगों से, तो वो रही वहां पर हालांकि वहां पर क्या है, जो इस बार जो था कि जो ऑडियंस के लिए, जैसे स्पॉटिफाई पे जो है वो अच्छी तरह मिक्स होके जाते थे। हाँ, मतलब बिल्कुल। कि बैलेंस होके जाते थे, कि उनको कोई खराब आवाज ना सुनाई दे या आवाज कम ना रह जाए। लेकिन जो मोरलेस जो है वो सेम ही, जो लेकिन स्टेज का है वो सेम रहता था। लेकिन एक तरफ माइंड में इतनी सारी चीजें चल रहा है, जब आप स्टेज पे आते हो उसके बाद अपने आप को कूल एंड कंपोज कर रही है, मैंने तैयारी की है, आई हैव टू परफॉर्म, मुझे परफॉर्म की तरह परफॉर्म करना है। लेकिन जब चलती स्टेज पे कोई वर्ड भूल जाए, फिर वहां से वापस आ जाना और वो उस चीज को वैसे ही पब्लिक तक दर्शाना, तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं स्टेज आपको सिखाती है, वो तजुर्बा आपको कितना रहा? और दूसरी बात, जब वो परफॉर्मेंस हो जाए तो आपके जो जजेस हैं वो आप कैसे कहते, कोई बात नहीं, होता है, हमसे भी होता है। कभी ऐसे कोई जजेस थे जिन्होंने कहा चिंता मत कर, नेक्स्ट में देखेंगे? हाँ बिल्कुल। जब मुझे लगता है कि मैंने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक्स, जो लोगों को लगता है कि टेक्निकली JK02 था या जनाजे आप लगा लो, वो नहीं था। मेरे लिए यकीन था, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा वो था, और वो फर्स्ट था जो मैं मेलोडिक रैप कर रहा था जिसमें। तो क्या हुआ कि वो जब मैंने परफॉर्म किया वो बहुत डिफरेंट था जो मैं गाने कर रहा था उनसे, और अचानक मैं देखता हूँ कि जजेस से मुझे 6 नंबर मिले, और उस दिन मैं डेंजर जोन में था अगेंस्ट प्रिंस। तो वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उस दिन मुझे लग रहा था कि शायद नहीं, क्योंकि सब लोग उस दिन सीधे मौत आए हुए थे, तो सबको लग रहा था कि ये कुछ, मैंने कहा नहीं, डिफरेंट करते हैं। वो भी कब तक हैवी गाने सुनेंगे, कुछ दिल का करते हैं। तो जब उस दिन जो कम मुझे नंबर मिले ना, तो बादशाह भाई ने वो शायद दिखाया नहीं टीवी पे, पर बादशाह भाई ने बोला एक काम कर, अगली बार ना तू कोई बेकार गाना परफॉर्म करना, क्योंकि उसके बाद अच्छा करेगा ना, नॉर्मल भी करेगा ना, वो अच्छा लगेगा। क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस ऐसे काम करती हैं, ऐसे 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 करो, बार राइज करता रहता है। एक लिमिट है ना इंसान की, बिल्कुल। एक से ऊपर कैसे करेगा। जो मैंने एक चीज देखी शायद भी वहां पर, जैसे हर एक का अग्रेशन अलग था, रैप का तरीका अलग है। कई ऐसे रैपर्स हमने देखे हसल 3.0 में, लेकिन आपने अपने शब्दों के साथ जब टेम्पो में स्पीड पकड़ी, जब शुरू किया, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान गाना भी गाता है। मैं तो खैर इतना वो नहीं हूँ बारीकियां बता सकूं, लेकिन एज ए लिसनर, इंसान का जब टेम्पो शिफ्ट होता है, नीचे से ऊपर बार जाते हैं, फिर उसके बाद शिफ्ट करते हैं, आप कहीं फंबल नजर नहीं आए, आप कहीं नर्वसनेस नजर नहीं आए, उसके बाद आपके गले में जो वो गुर्राहट थी ना, जैसे शेर गरजता है, वो भी देखने को मिली। आपको लगता है शायद यही वजह जजिस को उसी चीज की आदत थी कि ये हल्का हल्का, मतलब जो शैन भी गा रहा है, हमें वो वाला शैन भी चाहिए जो गरजता है, जिसके लिरिक्स गरजते हैं, जिसका गला गरजता है, और वो पब्लिक को पसंद है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे लगता है वहां पर ये एनकरेज किया जाता है कि आप अपनी अलग अलग साइड्स दिखाओ। लेकिन वर्सेटाइल होना जरूरी है। लेकिन क्या सामने वाला आपकी वो साइड देखना चाहता है कि नहीं? कहते हैं ना, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपका बुरा हिस्सा भी देखना चाहते हैं, और प्यारा वाला तो आपको पसंद है। क्या आप बुरा वाला देखने की हिम्मत रखते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बस एक ओपिनियन है कि आप, वो स्टाइल भी है, क्या आप वो स्टाइल पसंद कर पाओगे, ये क्वेश्चन है। तो ट्राई करना हमारे हक में है। इतने सारे आपने रैप गाए, आपका पर्सनली तौर पर जो है, जो आपको लगा कि हाँ पूरे हिंदुस्तान ने प्यार किया, दुनिया में जहां जहां हसल 3.0 है उन्होंने प्यार किया, JK02 के अलावा, और कौन सा ऐसा सॉन्ग जो आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन दे गया, उस रात को नींद अच्छी आई? देखिए, मैं आपको बोलूं, रात को क्या, पूरी जिंदगी भर के लिए। सबसे पहले मैं थोड़ा आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूं। अगर आपने पिछले सीजन देखा होगा, जो 2 या 1 में भी, अगर किसी भी एक आर्टिस्ट का एक गाना भी अच्छा होता था ना, तो उसको अपना जो ड्यू रिस्पेक्ट और जो उसको लोग जानते थे मिल जाता था, एक भी, ठीक है। इस सीजन में मुझे लगता है जो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आया,
मेरे तरफ से बहुत ऐसे गाने गए जो बहुत लोगों तक पहुंचे, ठीक है। और लोगों का पेट नहीं भरा, वो हाँ, कहते और once दो more, और दो। ये ऑडियंस ही ऐसी हो गई है। Audience वो ऐसी। हम JK02 था, जी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ हमारा जनाजे था, वो इतना अच्छे तरीके से गया। फिर सबसे बड़ा जो मुझे लगता है गाना रुबीना था। रुबीना मुझे लगता है कि मैंने उस एक गाने में अपनी फैमिली, अपनी सिटी, अपने कल्चर, अपने गाँव का आपने रुला दिया, लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो गाना जब मैंने किया, मैंने कहा जिंदगी कंप्लीट है बस। मैं यही तो मेरा सपना था। जब मेरी मॉम थी भी इस दुनिया में, मैं सोचता था कभी इतने लोग हों स्टेज पे और मैं मॉम को स्टेज पे बुलाऊं। ये मेरा सपना था। क्योंकि हमने देखा है रियलिटी शोज में बहुत बार ऐसा, जब आपके हम्म। घरों आपको पता नहीं होता परफॉर्म कर रहे होते हो, पीछे से फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, हाँ, वो एक रहते हैं इमोशन साथ में, लेकिन आपने खुद की जिंदगी पर जो कुछ महसूस किया, अपनी जिंदगी पर रैप डाला, और वो ऐसा नहीं था कि वो आपकी पर्सनल जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इमोशंस हैं, और वो बाकियों के दिलों तक छुए नहीं, हर एक के दिल में छुए, हर एक दिल, लोग जो है इमोशनल भी हुए। बहुत सारा प्यार आपको, ये नहीं कि जो आप जिसकी टीम में वो उनसे मिल रहा है, आपको इक्का भाई इतना प्यार करते हैं, आपको मतलब वो तो कहते भाई, मतलब उनका ऐसा अंदाजा जैसे जैकी श्रॉफ बात करते ना, बिडू तूने फाड़ दिया, हिला दिया, ये कर दिया। तो ये जो यादें, ये जो प्यार, ये जो टच, और खास तौर पे जितनी देर भी आप वहां पर रहे, अलग अलग रैपर से, अलग अलग जो जजेस हैं, उनसे बहुत कुछ देखना और सुनने को मिला होगा कि कितना कमा चुके हैं और कैसे रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है इस सब में सरप्राइजिंगली मुझे लगता है इक्का भाई सबसे अलग इंसान निकले। जो मेरे दिमाग में इमेज थी ना, मुझे वही लगता था हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि यही बात है ना स्क्रीन की, आपको पता नहीं चलता वो इंसान पर्सनली कैसा। उनसे ज्यादा प्यारा इंसान कोई नहीं। और जैसे उनको पता चला मैं जम्मू से, उनके रूट्स जम्मू से हैं, उनकी मासी भी यहीं पर कठुआ में ही है शायद, तो उनको बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स पता थे, बहुत सारी ऐसी चीजें पता थी जम्मू की, जो वो ऑफ टेक्स में मुझे बोलते थे, मतलब कि शन ऐसे इसको, मतलब कोई भी चीज बोलती, और वो किसी को समझ नहीं आती थी, मुझे आती थी, क्योंकि वो हमारे जम्मू के लोकल स्लैंग्स है, डोगरी स्लैंग्स हैं। तो वो बहुत, मतलब उनसे फिर वो प्यार बहुत करते थे। मुझे लगता है कि जितना उन्होंने जब मुझे फर्स्ट गाने पे क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो गाना मिड टेम्पो था, सिंपल था, मुझे देख जब मैंने परफॉर्म किया, जब मैं JK02 देख भी बहुत लोगों ने पसंद किया, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, मुझे देख मतलब क्या बात है, वो एक इंसान घर बैठे भी डांस कर रहा है। वही एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस ही यही था कि मुझे आम लोगों के लिए गाना बनाना था, तो वो मुझे देख था। उन्होंने बताया कि आप किस स्टेज में हो और ये दुनिया में कहाँ शो जा रहा है, आप उस हिसाब से टेम्पो निकालो। आप वो चीज आपको भी पता होगा कि शो में चीजें शफल होती हैं इधर अकॉर्डिंग टू टेम्पो। उनको अपने ना, मैं फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट कंटेस्टेंट गया था, ये किसी को नहीं पता है। फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट कंटेस्टेंट गया, और जब मैंने मिड से शुरू किया ना, उनको लग रहा था कि ये उस टाइम के लिए ओपनिंग धमाके से होनी चाहिए। समझ रहे हो? तो वो शायद तब वो गाना उस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाया। अगर वो कहीं मिड में आता, जब फास्ट स्लो सब हो चुका है, तब वो, आप समझ रहे हो, होता है कि डाइजेस्ट, हाँ, वो अलग होता है, माइंडसेट पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो वो नहीं हुआ। फिर जब मैंने JK02, आप वो वीडियो देखना यूट्यूब पे, JK02 में जब मैंने स्क्रीम की, उसके बाद मैंने फास्ट पार्ट जो टेम्पो स्विच हुआ, तब इक्का भाई कैसे भाग के, उनके वो रिएक्शन में आज देखता हूँ ना, मुझे लगता है ये भाई उनने दिल से फील किया। वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि ये बंदा करे कुछ ऐसा कि मैं उठूं। वो भाई जितना उन्होंने मुझे उस वक्त क्रिटिसाइज किया, उतना प्यार बाद में किया। लेकिन हमने बादशाह जी को भी देखा है स्टेज से उठ के, मतलब सिर पे हाथ रखा उन्होंने जब आपकी परफॉर्मेंसेस चल रही है, या ये लड़का क्या कर गया, क्योंकि आपके लिरिक्स उनके हाथों में होते हैं, जो आपने गाया होता है, वो देख रहे होते हैं, साथ साथ स्माइल कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे देख, वो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है। अगर आप प्लीज, अगर हो सके तो मैं लाइव मौका मिलेगा मुझे शैनबी से सुनने का, प्लीज। क्यों नहीं? Let's take it back to the 90s, जब मैंने पहली सांस ली, घर पे रहते ना थे, everyday we grinding, बुलाते मुझे बड़े सर वाला, देखो देखो मोटा साला, अब क्यों है सबने ही सांसें थाम ली, कानों में गाने हाथों वॉकमैन, करते ना थे टॉकमैन, अब वो करते स्टॉकमैन। स्टॉप मैन, रखोगे पैर में फटूंगा जैसे लैंड माइन, जमाना बदला मैंने बदला जैसे लैंडलाइन। क्या बात है। अच्छा मुझे बताओ, हमने शो की बड़ी सारी बातें कर ली, लोग जब आप स्टार बन गए वहां पर, लोग आपके बारे में जानना शुरू हो गए, जानने की कोशिश करने लगे। कुछ तो आपके रैप की वजह से जान लिया कि क्या कुछ स्थिति रही आपके फैमिली में। कुछ लोग ये कहने लगे, यार ये मेरे साथ वहाँ पढ़ता था, यार ये JK पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है, पता है। और आपके स्कूल ने भी वो बकायदा वो लिखा था कि हाँ भाई स्टूडेंट सो एंड सो। जब इस तरह की चीज़ें आप तक वहाँ
माया नगरी में पहुंचती हैं जहाँ परफॉर्म कर रहे हो, हम्म। तो वो और मोटिवेट करती हैं, या फिर ये सब चीज़ें आपको जम्मू आकर पता चली कि ये कुछ मेरे पीछे जम्मू में हो रहा था? मुझे लगता है कि वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही टफ फेज से हम गुजर रहे थे, जी। क्योंकि जब मैं शो में आगे जा रहा था और बहुत कंपैरिजन हो रहा था, लोगों ने अपने फेवरेट्स चुन लिए थे। तो एक होता है ना कि आप एक सिर्फ शो में नहीं इंसान को जान सकते कि वो कैसा है, राइट। तो सबने अपने अपने, किसी ने बहुत कमर्शियल वाले जो थे हम्म। कर रहे थे उनको चुन लिया था। जैसे 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 उनका टेस्ट था, ये हाँ सोच थी। हाँ, सोच थी। हम बहुत न्यूट्रल ग्राउंड्स में थे, ठीक है। हम्म। जैसे दिल्ली वालों को उनकी बहुत सपोर्ट मिल रही थी, बॉम्बे वालों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी, ठीक है। इवन छोटी शहर से, मतलब आसाम से शेडी आया था, उसको इतनी सपोर्ट मिल रही थी, कोई हिसाब नहीं है। और जब मैं देख रहा था कि मुझे उतनी नहीं आ रही है, तब बहुत ना वो मन में हो रहा था कि क्यों, ऐसा क्या हो गया। हम भी तो कोशिश कर रहे हैं, फिर बाद में हम बोलते हैं कि जम्मू आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। उस टाइम पे जेके पब्लिक स्कूल से मुझे वीडियो आई, और कसम से उस एक वीडियो के दम पे मैंने 3 एपिसोड और निकाल लिए। वाह। तो आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आपकी सपोर्ट नहीं मैटर करती, वो तो बन गया बंदा, हमारी सब क्यों नहीं करती है। आपके 2 लाइन लिखे हुए कभी किसी के दिमाग में ऐसे छप सकते हैं कि पूरी जिंदगी वो काट लेगा, वो सोच सोच के कि नहीं यार, उस बंदे ने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्कूटी पे जा रहे थे और उन्होंने मुझे बस इतना बोल दिया, भाई मेरे को जो एक आर्टिस्ट को और क्या चाहिए, इससे बड़ी तसल्ली, इससे बड़ा सुकून कुछ नहीं कि है। कोई सुन रहा है आपको, कोई सुन रहा है, आप कह रहे हो और कोई सुन रहा है, बस। बाकी पैसा जाए भाड़ में, इमारतें जाए भाड़ में, लेकिन अगर आपको है कि आप ऐसे इमेजिन करो एक आर्टिस्ट की लाइफ कैसे होती है। आप एक काले कमरे में बंद हो और आप चिल्ला रहे हो, ठीक है, चिल्ला रहे हो, ये एक आर्टिस्ट की लाइफ है। अगर उसमें आपको लगता है कि कहीं से आवाज वापस आ जाए कि हाँ भाई मैं तुझे सुन रहा हूँ, एक आवाज, बस वो है, वो सुकून मिलेगा। शैन भी, जब मैं यहाँ पर आया, आपसे मुलाकात हुई, तो हमारी भी वैसे ही, जो आपने स्कूटर वाली कहानी सुनाई, वैसे ही है। मैंने कहा शैन भी, और आपने भी पहचाना कि हम विकास बाबा गिटारिस्ट, बेहतरीन गिटारिस्ट है वो क्या मस्त टीचर रह चुके हैं, मेरे टीचर है स्कूल में, मेरे टीचर। विकास को लेकर कुछ मैसेज दोगे कि वो भी इंटरव्यू देखेंगे हाँ, जरूर। विकास सर को मैं बहुत बड़ा श्रेय देता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं कभी भूलता नहीं हूँ लोगों को जो गुरु रह चुके हैं। गुरु चाहे एक छोटा बच्चा भी हो जो आपको सिखा के कुछ चला जाए, वो आपका गुरु है। तो विकास सर, मैं बहुत लोगों से ज्यादा सीखा नहीं हूँ जिंदगी में, विकास सर वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनसे मैंने सीखा है। और गिटार भी अच्छी सिखाते हैं और बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं। गिटार से मैं कह रहा हूँ, वो तो चलो साइड पे है स्किल, लेकिन जो मेंटली आपको प्रिपेयर, उन्होंने हमारे साथ, मैंने जो फील किया ना कि एक आर्टिस्ट क्या होता है, विकास सर के साथ छोटी सी कहानी है। हम स्कूल में, जेके पब्लिक स्कूल में ड्रम किट मांग रहे थे। ओके। गिटार तो थे हमारे पास, पर कोई दे नहीं रहा था, महंगी किट। और वो वहाँ सिखाया करते थे गिटार। हाँ, वो वहाँ गिटार सिखाया करते थे। तो हमने सर को बोला, ऐसे सर को हमने बोला हम धरने पे बैठेंगे अगर ड्रम किट नहीं आएगी। हमें लगा सर बोलेंगे कि क्या पागल हो, क्यों कर रहे हो। सर कहते मैं भी धरने पे बैठूंगा। क्या बात है, विकास सर, हाँ, विकास सर कहते कि ये आर्टिस्ट है, बच्चे हक है इनका मांगना, ये धरने पे बैठे, हम भी बैठेंगे। वो भी हमारे साथ बैठे, तब तक बैठे स्कूल में जब तक ड्रम किट आई नहीं। ये रेवोल्यूशन थी उस टाइम पे, किसी स्कूल में जम्मू में ड्रम किट नहीं थी। विदाउट विकास जी ने सोचे कि कल को उनकी नौकरी भी जा सकती है, एक्शन हो सकता है। विकास सर बस एक काम करते थे, बाल बांधते थे, बोलते थे देखी जाएगी, कोई बात। ये आर्टिस्ट ऐसे होते हैं। वाह वाह। एक नॉर्मल बंदा ऐसा नहीं हो सकता। उनने नहीं सोचा कि क्या होगा। वो एक, मैंने कहा ना, वो एक छोटी सी हरकत उनके दिमाग में आज भी मेरे छपी हुई है कि तभी वो गुरु फॉर लाइफ रहेंगे। क्या बात है। अच्छा, पास आउट कब हुए जेके पब्लिक स्कूल से आप? मैं 2012, 2012 में। बहुत इजी है। क्या बात है, 2012 बहुत इजी है। और शैन भी को इतना प्यार मिला और आज भी मिल रहा है। और जब सबसे बड़ी बात है, अब मैं कभी कभार, जैसे मैं रिपोर्टिंग करता हूँ या कभी कभार संयम के साथ कॉमेडी वीडियोस करता हूँ, थोड़ा वो कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जब आप, मुझे कोई बाहर मिलता ना इंसान, ओ भैया आपको मैंने देखा है, पहले इंसान सोचता है यार कहाँ, कहता भैया आप रिपोर्टिंग करते हो, वो जो खुशी है ना अंदर जहन पे, वो शायद इंसान शब्दों में बयान नहीं करता। बिल्कुल, ये एक आर्टिस्ट के लिए यही है कि उसका काम रिकॉग्नाइज हो। हमने कभी नहीं बोला दुनिया को कि हमें, जैसे अब मेरे को तो 14-15 साल हो गए इस फील्ड में, ये नहीं बोला कि मुझे बहुत पैसे कमाने। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, मुझे उनका ध्यान रखना है और लोगों का प्यार चाहिए। प्यार मुफ्त होता है, बस जो देने वाला हो सामने, हम रिसीव करने के लिए बैठे हैं। और ये आपके लिए, आप भी एक आर्टिस्ट हैं, हम भी एक आर्टिस्ट हैं सर। प्यारी सी बच्ची भी है। हाँ हाँ बिल्कुल। और जब शो से वापस आए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ और मेरी भी एक प्यारी बच्ची है, बेटा भी है, लेकिन जो लगाव एक बच्ची से पिता का रहता है वो तो अनकंडीशनल लव है। वो वापस आके कितना प्यार किया अपनी बच्ची को? मैंने, मुझे लगता है जिंदगी के 3 महीने उसके ग्रोइंग जो स्टेज थी वो मिस कर दिए, क्योंकि मैं बॉम्बे में था। और वो तो मैं
मन में यही, मुझे शेडी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं बहुत सैड एक दिन बैठा था हसल के दौरान, और शेडी मेरा वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड्स है जो हसल वहाँ से, बेस्ट बड़ी असम, हाँ, जो हम्म, असम से आए थे। उन्होंने कहा कि आप एक बार ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचो कि आप यहाँ हो उसी के लिए तो हो। अरे वाह, तो जैसे उसने ये बात बोली, मैंने कहा ना, किसी की कोई कोई एक एक बात बात कही भी, उसने मुझे ज्यादा बातें नहीं बोली, जी, उसे ही बोला कि सोचो आप उसी के लिए तो हो यहाँ, कल को जब आपको देखेगी राइट, तो वो क्या प्राउड फील करेगी कि ना, मेरे कि पापा उस प्लेटफॉर्म पे हो गए जो लोग ख्वाब देखते दिखाएगी, हैं। दोस्तों को बिल्कुल दिखाएगी। दिखाएगी, सही कहा आपने। वही बस उस एक सेंटेंस ने मेरे को फिर बहुत पावर दी। तो जब वापस आया तब तो, अब तो क्या है यार, मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसी के साथ बिताने की कोशिश करूँ। यही एक रीज़न है कि मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी बार मैंने पहले ऐसा किया है कि मैंने सब छोड़ छाड़ के मैं बॉम्बे चला गया था, और फिर फैमिली टाइम मिस हो गया, और फिर मेरी मॉम भी गुजर गई। तो वो कहते हैं ना, वो टाइम जो मैंने गाने में भी, काश वो वक्त मैं तुझसे था दूर मैंने गवाया नहीं होता, वो वही वक्त है जो मैंने रुबीना में बोला है ये लाइन, जब मैं बॉम्बे में था। तो इंसान तरक्की के लिए बहुत चीज़ें करता है कि निकल जाता है घर से दूर, लेकिन फिर ये सब मिल जाएगा, ये जो टाइम स्पेंड किया हुआ ना, ये नहीं मिलेगा वापस। जाते आते सिर्फ मैं आपसे 2 बातें करूँगा। हाँ। एक तो जाते आते आप रैप से ख़त्म कीजिएगा, जो आपका जो भी आप गाना चाहो। दूसरा, इंसान की लाइफ में ना, जैसे वो कइयों के 2 मुँहे बाल होते हैं ना, वैसे दोगले इंसान भी होते हैं। जो ताने मिने मारते थे, तू कहीं कुछ नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, या जिनको वैसे ही दिल में बड़ी जेलसी थी लेकर जलते थे, इसमें वो टैलेंट है, मेरे में नहीं है, ये है, वो है, या ये ऐसे ही हाँकता रहता है। जब आप वहाँ से वापस आए, वो ज़ाहिर-सी बात है, उनका रवैया और स्वभाव बदल गया होगा, सोच बदल गई होगी। देख यार, कुछ सॉरी माँगने में आए होंगे यार, मैं उस समय ये सोचता दिस एंड दैट। ये फ़ेज़ कैसे कंट्रोल किया? कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया, फिर सँभाला? ये सर मैं पहले भी ये फेस कर चुका हूँ। जब हमारा बैंड होता था एक टाइम पे, तो हम ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करते थे, और जब हम वापस आते थे, मैंने तब भी लोगों का रवैया ना शिफ्ट होते हुए देखा था तब समय भी, के कि हिसाब से हाँ, बदलाव कि देखा। क्या। और ये चीज़ें ना आज के टाइम पे कोई डायरेक्टली नहीं बोलता है, लेकिन आपके माँ बाप तक पहुंच जाती हैं, पता नहीं कैसे। वो पता नहीं कैसे, सही वो कहा किसी दिन एक दिन उठ के बोलते हैं, भाई तू कुछ कर नहीं रहा। मैंने कहा अभी कल तक तो आपको लग रहा था बहुत अच्छा, मतलब ये उस टाइम की बात मैं बोल रहा हूँ। तो ये किसी और का आइडिया प्लांट किया हुआ है दिमाग में, जो आज मैं कह रहा हूँ सब कुछ हो, मुझे डायरेक्टली बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से कि आपका बेटा ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। देखो, मैं इतनी सी बात मैंने अपनी डैड को वापस आके बोली। मैंने कहा मुझे पता आप चाहते थे मैं आईएएस करूँ, ठीक है, आप चाहते थे मैं केएएस करूँ। मैंने कहा लेकिन अगर मैं बन भी जाता, मैं वही 3 इडियट्स वाली बात है, कैसा ऑफिसर बनता। बिल्कुल। ठीक है, मैं पढ़ के कोशिश करके लग के मेहनत करके बन जाता, पढ़ाई दिल मेरा कहीं और होता। दिल कहीं और होता, तो वही मैं कैसा ऑफिसर बनता, मैं ना कंट्रीब्यूट कर पाता। बात यह है कि वो बनो जिसमें आप सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सको सोसाइटी में। आपकी एक रिपोर्टर की अपनी जगह है। सारे आईएएस बनेंगे तो रिपोर्टर कौन बनेगा, सारे आईएएस बनेंगे डॉक्टर कौन बनेगा, सारे कहते हैं ना। एक मैंने फिल्म देखी थी बहुत अच्छी, तो वो सेलेक्ट कर रहे थे जब दुनिया खत्म हो जाएगी तब किसी और प्लेनेट पे उनको सेलेक्ट करने थे बेस्ट लोग जो भेजेंगे, वो एक नई दुनिया शुरू करेंगे। उसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स और ये सब प्रोफेशंस थे, और उनमें एक बंदे ने पिटीशन डाली कि एक आर्टिस्ट को भी भेजो। आर्टिस्ट इन सबको याद दिलाएगा कि रियलिटी क्या है, कब रियलिटी छोड़नी है और कब रियलिटी पकड़नी है। क्या बात है, क्या तो बात है। वही एक आर्टिस्ट का अपना रोल है एक सोसाइटी में। हम वही कम नहीं समझना चाहिए कभी अपने आप को, और भाई बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं लगे रहो, मुझे लगता है। और ये नहीं है कि जैसे कि मैं अभी आर्ट भी परस्यू कर रहा हूँ, बट मैं अपनी जॉब पे भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबली हर चीज़ करना है, हर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबली। अपनी फैमिली को भी देखो, खुद को भी देखो। और एक आइंस्टाइन भी जब अपने उससे इंटेलिजेंट इंसान तो इस पूरी जीनियस कोई भी नहीं था, वो भी एक क्लर्क की तरह काम करते थे एक पोस्ट ऑफिस में। तो उनको अपने आप को सस्टेन भी करना था और अपने काम पे भी ध्यान देना था। क्या बात है शैन भी, आपके तो हमने गाने सुन लिए, जाते थे रैप आप एक आखिरी सुना दीजिए, जो आपके, चाहे आप बादशाह जी का सुना दीजिए, चाहे इक्का जी का सुना दीजिए, किसी का भी, जो आपको लगता है कि यार क्या लिखा है यार इन्होंने, इस तरह की सोच हम भी रख सकते हैं, या फिर आपके कोई ऐसे को कंटेस्टेंट का जो आपकी लिखारी आपको रैप बड़ा अच्छा लगा हो। मुझे लगता है कि मैं किसी और के लिए क्या ही बोलूँगा। मुझे रुबीना की मैं शायरी के तौर पे आपको लाइनें बता दूंगा, जो मुझे लगता है कि 4 लाइनें हैं, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जो मैंने अपनी मदर के लिए लिखा था कि भरने लगा मैं ये कागज़ एक ऐसे इंसान के नाम, जिसका मैं छोटा सा हिस्सा था, मेरा वो पूरा जहान, हिम्मत थी उसी से मेरी, वही तो मेरा गुमान, माँ है लफ्ज़ एक छोटा सा, पर माँ का बड़ा मुकाम।
क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत डेप्थ है। आप कभी गाना सुनना आप, मैंने तो इनकी हर एक परफॉर्मेंस देखी है, हसल 3.0 देखा हुआ है पूरा का पूरा, और आपने भी श्योर देखा होगा। और जो गाने ये गाते थे ना, देखिए मैं एक और रैपर का नाम लूँगा, पुलिस वाला रैपर जीवन की बात करूँ, जब वो एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जाकर गाना गाता है, भारत माता की जय, महाराजा हरि सिंह जी का नाम अपने रैप में बोलते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, गर्व महसूस होता है कि हम जम्मू कश्मीर के वो डोगरे हैं। ऐसा ही जब शैन बी ने JK02 गाया ना, तो ये जनाब JK01 वाले भी इस पे गर्व महसूस कर रहे थे, 2 वाले भी, 3 वाले भी, 4 वाले भी। तो ये जब जम्मू कश्मीर को कोई रिप्रेज़ेंट करता है बाहर, और बाहर जाकर भी अपने स्टेट का या यूटी का नाम रोशन करता है ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। और आज मुझे मौका मिला स्टार से मिलने का, और इतने ग्राउंडेड है, कसम से इतना ग्राउंडेड है, इनको मैं वहाँ पर देखा करता, आज साक्षात यहाँ मिल गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम 10 साल पहले कहीं मिले थे, जिनका ज़िक्र किया विकास जी का, जो इनके टीचर हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे हम उम्र हैं। तो ये तब से 10-12 साल पहले से इन्होंने चेहरा तो याद रखा कि हाँ, ये वो इंसान है जो विकास जी के दोस्त भी हम मिल चुके हैं पहले। तो यही इंसान की जो होती है ना, वो कहते हैं ग्राउंडेड इंसान, वो ऐसे ही होता है जो अपनी जड़ों, रूट्स के साथ जुड़ा होता है। तो फिलहाल आप ढेर सारा प्यार शैन बी को ऐसे ही देते रहिए। देखते रहिए चैनल 1 राहुल खत्री। नमस्कार।